हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो अपने अपना इंडिया खत्म होने के कगार पे ही है। मैं पिछले क्लास में भी बोला था, लेकिन काफी लंबी वीडियो हो गई थी, 3 घंटे के करीब हो गई थी, इसलिए मैंने रोक दी थी। तो 4-5 क्वेश्चन है जो आपको बचे हुए हैं, वो मैं सोचा करा दूं। अपने बुक में तो बस 2 ही क्वेश्चन, मतलब कि 4 क्वेश्चन है पूरे ले दे के। एक क्वेश्चन है जो मिलता जुलता है, वो तो उसका सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, तो वो आप सेम आप कर लेना उसको। बाकी 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ने आईसीआई ने नए लॉन्च किए हैं, मतलब अपलोड किए थे, तो मैंने वो भी डाल दिए हैं आपके लिए। वो भी आप कर लो। और साथ में 2 क्वेश्चन हमारे बुक के जो ऑलरेडी थे, वो यानी 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो वो भी आओ इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो आओ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है। बोलो मैं। चलो, देखो क्या लिखा है। सर लिखा है कि सन लिमिटेड हैज फैब्रिकेटेड अ स्पेशल इक्विपमेंट। अच्छा ठीक है, उसने कोई स्पेशल इक्विपमेंट बनाई है, यानी सोलर पावर पैनल, ड्यूरिंग 1-2, मतलब ईयर 1-2 में, एज पर ड्राइंग एंड डिजाइन सप्लाइड बाय द कस्टमर। मतलब सोफिस्टिकेटेड उसने कोई मशीन बनाई है, सोलर पावर पैनल बनाई है, जिसका प्रॉपर डिजाइन कस्टमर ने स्पेसिफिकेशन दिया हुआ था। सोफिस्टिकेटेड मतलब उसके हिसाब से प्रॉपर बनाया है उसने। हाउ एवर, ड्यू टू लिक्विडिटी क्रंच, मतलब थोड़ा सा पैसा हाथ अंडस में जिसको कहते हैं, द कस्टमर, मतलब उसके पास लिक्विडिटी है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो कस्टमर हैज रिक्वेस्टेड द कंपनी फॉर पोस्टपोनमेंट इन डिलीवरी। वो बोल रहा है कि भाई अभी मैं डिलीवरी नहीं ले पाऊंगा, तो इसीलिए मेरी डिलीवरी को पोस्टपोन कर दिया जाए। एंड रिक्वेस्टेड द कंपनी टू withhold the delivery of finished good product and discontinue the production of balance item। अच्छा, कि डिलीवरी को उसने बोला कि डिलीवरी को सर रोक दीजिए, जो भी फिनिश गुड का प्रोडक्ट है डिलीवरी को रोक दो, और बाकी आइटम जो अगर कुछ बनाने हैं तो उसको आप रोक दो, डिसकंटिन्यू कर दो। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एज ए रिजल्ट ऑफ द अबव, द डिटेल ऑफ द कस्टमर बैलेंस एंड द गुड्स हेल्ड बाय द कंपनी एज वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब कंपनी ने जो जब जब उसका ये डायरेक्शन नहीं आया था, इंफॉर्मेशन, उससे पहले कंपनी ने क्या उस पर काम किया था, क्या उसको पैसा उससे लेना था, वो दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2003। क्योंकि ये इसने 1-2 में बनाया है, तो 2-3 में ये इसकी पोजीशन है। क्या है? सोलर पावर पैनल WIP, मतलब अभी इस पे काम चल रहा है। तो 85 लाख का इसने अभी तक काम इसने किया हुआ है। ठीक है, सोलर पावर पैनल फिनिश प्रोडक्ट, अच्छा मतलब ये अभी WIP है, और इतने का फिनिश प्रोडक्ट इसने रेडी भी कर लिया हुआ है, 55 लाख का। कहने का मतलब है 85 बहुत, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो 55 लाख का इसने स्टॉक रेडी कर दिया है, और 85 लाख का अभी स्टॉक, मतलब इतना इसने खर्च किया है। तो WIP है उसके लिए। सन्ड्री डेटर सोलर पावर पैनल 65 लाख, मतलब उससे उसको पैसा ऑलरेडी कितना लेने थे, 65 लाख उसको लेने होते। ठीक है सर, हो सकता है उसने अर्ली कभी का सप्लाई किया हो, तो उसको उससे पैसा लेना है। द पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप, ओ माय गॉड, द पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप अगेंस्ट द कस्टमर हैज बीन फाइल्ड ड्यूरिंग 2-3। वो बोल रहा है साल के दौरान 2002-2003 के दौरान एक पेटिशन फाइल हुआ वाइंडिंग अप करने के लिए। मतलब क्या हो रहा है, उसकी बिजनेस ठप हो गई, वो बंद हो रही है। बाय सन लिमिटेड, ओ माय गॉड, मतलब इसी ने किया है, सन लिमिटेड ने ही किया है वाइंडिंग अप करने के लिए, कि भैया ये जो है कस्टमर ठप हो गया है, अब इसका कुछ भी काम नहीं चलने को है, वाइंडिंग अप करा रहा है। इसका मतलब वही सोच रहा है कि इसके जो असेट्स जो भी हैं इसकी, वो सब बिक बिक के इसको पैसा मिलेंगे। अभी क्या बोल रहा है, एडवाइस ऑन द प्रोविजन टू बी मेड ऑफ 205 लाख। सर ये 205 लाख कैसे आ रहा है? सर 205 लाख इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेटर, मतलब ये सन्ड्री डेटर जोड़ रहा है, फिनिश गुड जोड़ रहा है, WIP जोड़ रहा है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2-3। मतलब ये क्या कर रहा है, 85 लाख, ये जो 85 है प्लस 55 है प्लस 65 है, ये पूरा जोड़ लोगे आप बच्चों, तो ये आपका आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है 205 लाख। वो बोल रहा है क्या, हम पूरे पे एडवाइस ऑन द प्रोविजन टू बी मेड, वो बोल रहा है कि एडवाइस करिए जो प्रोविजन बनने को है 205 लाख पे, इंक्लूडिंग सन्ड्री डेटर, फिनिश गुड, WIP एक्सेट्रा, मतलब WIP, फिनिश गुड और सन्ड्री डेटर। अब आप एक बात बताओ, स्टॉक पे कब से प्रोविजन बनने लगा? मुझे बताओ, स्टॉक पे क्या अभी तक प्रोविजन बना हुआ है? स्टॉक पे कब से प्रोविजन बनने लगा मेरे भाई? सर हम लोगों ने AS पढ़ा हुआ है। सर हम लोगों ने AS था हमारा, कंटीजेंट लायबिलिटी कंटीजेंट एसेट प्रोविजन का। उसमें क्या था, प्रोविजन कब बनता है? सर
प्रोविजन तब बनता है जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है ड्यू टू पास्ट इवेंट के जरिए। तीसरा, रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए अमाउंट का। और चौथा, आउटफ्लो भी होना चाहिए, तो जाके हम कोई भी प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं। क्या कभी ऐसा सुना है कि आपने किसी के द्वारा दिए हुए ऑर्डर को बनाया और वो ऑर्डर आपके पास ही है, अभी वो माल आपके पास है, आप उस पे प्रोविजन बना रहे हो? मतलब क्या आप स्टॉक का प्रोविजन बनाओगे? अरे भले वो उसने जो है अभी लिया नहीं है, लेकिन वो स्टॉक तो आपके पास है ना बच्चों। अगर वो स्टॉक आपके पास है तो आप तो उसको किसी और को भी बेच सकते हो। ये जो डब्ल्यू आई पी आपने बनाया है, ये जो डब्ल्यू आई पी आपने बनाया है, ये क्या वेस्ट हो गई क्या? अरे आप किसी न किसी को तो सेल करोगे। ये ऐसा नहीं सोचना कि सर एज पर उसके डायरेक्शन के लिए हमने बनाया था, अब तो किसी और को दे ही नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, वो स्टॉक आपकी कहीं ना कहीं निकली जाएगी, थोड़ा 19 निकलेगी, 20 निकलेगी, लेकिन वो स्टॉक ही है, आप उस पर प्रोविजन नहीं बना सकते। ये फिनिश गुड जो आपने बनाया है, ये डब्ल्यू आई पी जो बनाया है, इट इज योर स्टॉक। हाउ कैन यू से दैट द प्रोविजन शुड बी मेड ऑन होल अमाउंट? अगर वो आप उसका वाइंडिंग अप हो रहा है तो आप किस पे प्रोविजन बनाओगे? आप सन्डी डेटर का ना प्रोविजन बनाओगे कि इस पे आपको प्रोविजन बनाना चाहिए सर, क्योंकि ये आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप समझ रहे मेरी बात? सर प्रोविजन तो लायबिलिटी पे बनाया जाता है, यहाँ तो हमें पैसा लेना है उससे। बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का नाम सुना है? हाँ सर सुना है हम लोगों ने। ठीक है सर, हम समझ गए। हमारा डेटर जब पैसा नहीं देने वाला होता है तो हमारा भारी नुकसान होने वाला होता है, जिससे बचने के लिए हम ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ बस वही बताया जा रहा है। तो सर ये जो कर रहा है ये बिल्कुल गलत है सर। प्रोविजन केवल कितने पे बनेगा सर? प्रोविजन केवल सर बनेगा आपका 65 लाख पे। और सर ये दोनों का क्या होगा सर? 85 और 55 लाख। सर 85 और 55 को जोड़ के यानी 140 लाख। सर ये आपका इन डेज 2 के अकॉर्डिंग डील होगा, डेट इज इन्वेंट्री, जिसमें आपको फिनिश गुड कैसे कैलकुलेट करना होगा सर? फिनिश गुड को आपको कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पर डील करना होगा। सर इसमें एनआरवी का मतलब क्या होता है सर? मार्केट प्राइस या फेयर मार्केट वैल्यू में से हम क्या कर देंगे? सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे। सर ये फिनिश गुड के लिए हो गया सर। ठीक है सर, अगर हमें डब्ल्यू आई पी के लिए बता दीजिए सर। आओ बच्चों बता देते हैं सर, डब्ल्यू आई पी जो है उसका कैसे होगा सर? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। सर यहाँ भी एनआरवी आपने कह दिया, हाँ कह दिया। सर यहाँ एनआरवी का मतलब क्या है? लो आओ बता देता हूँ एनआरवी का मतलब। सर मार्केट प्राइस या फेयर मार्केट वैल्यू जो है, इसमें से सेलिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, और इसमें से और क्या माइनस करेंगे? एक्सपेक्टेड कॉस्ट, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस टू कंप्लीशन। मतलब कितना और खर्च करेंगे कि हमारा गुड्स रेडी हो जाएगा। तो सर इसको एज इट इज, मतलब आप डब्ल्यू आई पी को क्या करोगे? आप ऐसे वैल्यू करोगे, कॉस्ट एंड आरवी विच एवर इज लोअर, और सर ये जो आपका फिनिश गुड है उसको आप ऐसे वैल्यू करोगे। आप मेरी बात समझ रहे हो सर? ये आप दोनों इसको ऐसे वैल्यू करोगे। सर यहाँ पे तो हमें केवल कॉस्ट पता है, हमें तो एनआरबी, मार्केट वैल्यू, सेलिंग एक्सपेंस, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं पता है। तो हम मान के चलेंगे बच्चों, जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो हमारा सेम है। तो हम कितने पे वैल्यू करेंगे सर? 85 लाख पे ही वैल्यू करेंगे सर, 55 लाख पे ही वैल्यू करेंगे। और प्रोविजन कितने पे बनाएंगे? केवल 65 लाख पे। समझ में आया आपको? कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछ लो। सर आप क्या बात कर रहे हैं, हम डब्ल्यू आई पी का प्रोविजन बनाना चाहिए, वो क्वेश्चन में सही कह रहा है। बच्चों वो आपका स्टॉक है, आप उसको बना के किसी और को बेच सकते हो। जो बना हुआ है वो किसी और को चिपका सकते हो। सर उस पे प्रोविजन नहीं बनना चाहिए सर, केवल डेटर पे प्रोविजन बनना चाहिए। सर हो सकता है उसकी, जब वो उसका वाइंडिंग अप हो तो उसके असेट्स बिके तो मुझे कुछ पैसे मिल जाए, हो सकता है। तो ठीक है, प्रोविजन को आप क्या करना? रिवर्स करना। लेकिन अभी तो आपको ऐसा कुछ नहीं पता है ना, अभी तो जितना आपका लॉस लग रहा है आप उतना पूरा प्रोविजन बनाओगे। केवल आप ही तो नहीं है ना उसकी लिस्ट में, कई सारे होंगे जिसका पैसा लेके वो फरार है। ठीक है बच्चों, देखो इतना बड़ा दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। केवल जो इसमें जो है, इसमें तो यही लिखा हुआ है, फ्रॉम द, आओ पढ़ा देता हूँ। फ्रॉम द फैक्ट गिवन इन द क्वेश्चन इट इज ऑब्वियस दैट सन लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पैनल। ठीक है, वो सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरर है। एज पर इंडिया टू इन्वेंट्री आर एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल इन्फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल एंड सप्लाई टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। यहाँ क्या किया हुआ है भैया? यहाँ पे जो आपका किया था सर, क्या किया था ये आपको बताया कि सर इन्वेंट्री क्या होता है। ठीक है सर, फिर क्या है? सोलर पावर पैनल हेल्ड इन स्टॉक विल बी कंसीडर एज ए इन्वेंट्री। वही तो हम कह रहे हैं कि सर इन्वेंट्री होगा। एज पर स्टैंडर्ड इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर इज वैल्यूड लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर। तो सर वही चीज लिखा हुआ है इसमें। अभी क्या बोल रहा है सर?
अब सर आ गया प्रोविजनिंग पे। प्रोविजनिंग पे क्या बोल रहा है सर, आ जाओ देख लेते हैं। सर जो बोला, एज पर द कस्टमर हैज as the customer has postponed the delivery of schedule due to liquidity crunch, the entire cost of incurred for solar panel which are to be supplied has been shown in inventory। वही चीज ऊपर भी बोल रहा है, जितना खर्च लगा है वो इन्वेंट्री ही रहेगा। द सोलर पैनल आर इन द पोजीशन ऑफ कंपनी विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। सर वो उसके अधिकार में है, वो उसको मार्केट में बेच सकता है। Hence, the company should value such inventory as per principle laid down in India's 2 lower of cost on NRV। ठीक है, goods were produced as per specification of buyer, the company should determine the NRV of these gone in the market and value of goods accordingly। मार्केट की वैल्यू निकाल सकता है वो। Change in the value of such solar plant should be provided for in the books in the absence of NRV or WIP and finished good। मतलब देखो क्या बोला मैंने, मैंने वही बोला ना, अगर आपको नहीं पता है सर कि उसकी एनआरवी कितनी है, तो given in the question assuming that cost is lower, the company shall value its inventory as per India's 2, यानी कि 140 लाख, दैट इज सोलर पैनल WIP का इतना, फिनिश गुड का इतना। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो है, या तो वो सेम मान के चल रहे हैं, या तो हम मान के चल रहे हैं कि सर हमारी वो जो कॉस्ट है वही लोअर है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो सर लोअर पे वैल्यू करना है। ठीक है। Alternatively, it is assumed that there is no buyer for such fabricated solar power panel, then the NRV will be nil। कोई बायर ही नहीं है तो एनआरवी तो उसकी जीरो हो गई सर, तो क्या उस पे वैल्यू करेंगे। इन सच केस फुल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड और WIP विल बी प्रोवाइडेड फॉर, फुल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड एंड WIP विल बी प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स। मतलब जो वैल्यू है वो आप जो है मान के चलोगे। ठीक है। इस पॉइंट का वैसे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है बच्चों, इस पॉइंट को अगर आप इग्नोर भी कर दो तो चलेगा। फिर आगे क्या लिखा है सर, अब यहाँ पे डेटर के बारे में बोल रहा है। सर डेटर के बारे में क्या बोला है, एज रिगार्ड ऑफ सन्ड्री डेटा बैलेंस सिंस द कंपनी हैज फाइल्ड अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप अगेंस्ट द कस्टमर इन 2023, इट इज प्रोबेबल दैट अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द पार्टी। सर लग रहा है कि पार्टी से पैसा नहीं मिलेगा, हेंस द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फॉर 65 लाख शुड बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अगेंस्ट द डेटर अमाउंट। सर इतना ये ज्ञान जो दिया हुआ है, इतना सिंपल सा इसका आंसर था, इतना बड़ा आंसर लिखा हुआ है, आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो कि सर अबव जो दो है वो उसके एंटिटी के मतलब कंपनी के पोजीशन में है, तो वो उसको इन्वेंट्री की तरह ही डील करेंगे। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, नथिंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन अबाउट एनआरवी, सो वी विल अज्यूम कॉस्ट इज लोअर देन एनआरवी, देन इट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट। फिर आगे आते हैं कि पिटिशन फाइल हुआ है, कंपनी हैज फाइल्ड अ पिटिशन अगेंस्ट दिस कस्टमर, तो कंपनी को लोअर पे ही वैल्यू मतलब प्रोविजन उस पर पूरी बनानी पड़ेगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, और कुछ नहीं था। ठीक है, चलो ये सब तो मैंने करा दिया है बच्चों। एक और क्वेश्चन है ना वो, हाँ जो ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या लिखा है इसमें, पढ़ूं मैं, उसको नोट करना था क्या आपको। वैसे इसमें मैंने कुछ लिखवाया है नहीं, लेकिन अगर आपको ये नोट करना है तो आप ये नोट कर लो। कर लो नोट आप। बुक आपने पेंसिल लेके बैठा करो, बुक में भी आप कुछ चीजें सॉल्व किया करो। मैं आपको बताऊं, मैं क्या करता था, मैं जब मैं जो समरी नोट्स बनाता था वो बुक में ही बनाते चलता था, कि बुक से ही मैं रिवाइज कर लेता था फटाफट फटाफट फटाफट। क्वेश्चन को कैसे रिवाइज करना है कम समय में, मैं ये आपको बताऊंगा। मैंने कुछ वीडियोस भी डाले हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे रिवाइज करें, दिखाएंगे, आप देखना चाहते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक वीडियो डाला था कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे रिवाइज करें। दिखाते हैं आपको। देखो दिखा रहा हूँ मैं आपको।
पता नहीं, मुझे तो मिल ही नहीं रहा है कहाँ मैंने वीडियो डाला था। शायद ये है क्या। और जो देखते हैं। चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे रिवाइज करना है, इसमें शायद नहीं है। चलो आप ये लिख लो तो आ जाओ। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं बहुत ही। मैं उसकी एक वीडियो फिर से डाल दूंगा आपके लिए। अभी बता भी दूंगा कि कैसे रिवाइज करना है। देखो क्या लिखा है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गैदर फ्रॉम एन एंटिटी। ठीक है, तो हमें वीडियो देख लो शूट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये तो अलग ही बड़ा दर्द है यार। वीडियो शूट भी कर लो और पता चले शूट भी नहीं हुआ, तो भाई ये देखो। फुल कैपेसिटी इज 10,000 लेबर आवर इन अ ईयर। मतलब क्या है सर इसका। मतलब किसी फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में 10,000 लेबर आवर काम किए जा सकते हैं सर। लेबर आवर क्या होता है बच्चों, आप क्या पूछ रहे हो, आप कॉस्टिंग पढ़ के आए हो। लेबर आवर अगर दोनों मिला के दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो सकता है कि सर सर पूरे ईयर की बात हो रही है, तो हो सकता है कि सर एक महीने में एक महीने में मान लो 10 घंटे एक दिन के हिसाब से अगर किसी ने काम किया, तो 4 संडे 5 संडे निकाल दो, 6 संडे 6 छुट्टी वुट्टी लेके, तो 24। तो यानी कि 24 मतलब 240 पर डे। एक दिन में अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन में किसी ने 10 घंटे काम किया, तो 24 दिन में सर उसने 240 घंटे काम किया, यानी एक महीने में। ये एक महीने की बात हो गई कि 240 घंटे। तो सर जो है 12 महीने में कितना हुआ, तो 12 × 240 घंटे, तो सर कितना हो गया सर, 240 × 12। तो सर ये हो गया 2880 आवर। ठीक है, अब ये तो एक वर्कर का है, तो हमारे मान लो कितने वर्कर है, अगर हम कह देते हैं कि सर हमारे मान लो 2 वर्कर हैं, या मान लो 8 वर्कर हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 8 कर लेंगे सर इसमें हम। तो मल्टीप्लाई बाई 8 अगर कर रहे हैं तो 23,040 लेबर आवर आ गया। तो मतलब लेबर और आवर का कॉम्बिनेशन हमारा जो है वो 10,000 लेबर आवर है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब लेबर और आवर का ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि 10,000 लेबर आवर हमारा अगर काम किए जा सकते हैं किसी फैक्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में, मैक्सिमम फुल कैपेसिटी है वो। ठीक है सर, फिर आगे क्या है। नॉर्मल कैपेसिटी 7,500 लेबर आवर, मतलब नॉर्मली 7500 लेबर आवर काम होता है, मैक्सिमम उतना हो सकता है। एक्चुअल लेबर आवर फॉर करेंट पीरियड आर 6,500 आवर, और एक्चुअल कितना हुआ है 6500 आवर, 6,500 आवर। ठीक है, मतलब 7500 से भी कम, ठीक है इतना हुआ है, हम ये मान के मतलब हुआ है भाई, अब उतना आप क्या कर सकते हैं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज 1,500। सर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड दे दिया, तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आते ही, जैसे ही फिक्स ओवरहेड की बात आई, आप तुरंत जो है रिकवरी रेट यानी फिक्स ओवरहेड पर यूनिट के बारे में सोचा करो। सर वो कैसे निकलता है, फिक्स ओवरहेड आपका निकलता पर यूनिट निकलता है टोटल फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। सर विच एवर इज हायर क्यों लेते हैं, मैंने कितनी बार आपको बता दिया है, कई सारे एग्जाम्पल भी करा दिए हैं कि एक्स्ट्रा चार्ज नहीं जोड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा खर्च नहीं दिखा सकते हैं, कम जो है खर्च नहीं दिखा सकते, इन सब कारणों की वजह से दोनों में से जो हायर होता है एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर ही लेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो सर यहाँ पे कितना हो जाएगा, सर यहाँ पे तो हमें दिया ही नहीं है सर, हम कैसे निकालेंगे। तो देखो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। सर यहाँ पे तो हमें आउटपुट पता ही नहीं है, हमें तो बस लेबर आवर दे रहा है। ठीक है कोई बात नहीं बच्चों, आ जाओ आगे क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। सर टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 2600, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है 2600। तो अगर वेरिएबल ओवरहेड दिया है 2600, तो इसका मतलब 2600 घंटे 2600 रुपए लगे हुए हैं वेरिएबल ओवरहेड। तो पर यूनिट यूनिट अगर मिल जाए तो पर यूनिट निकाल लेंगे, मतलब या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हमारा यूनिट निकल जाए। देखते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है 2500 यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस दिया है 65। देखो ये बोला यूनिट प्रोड्यूस 6500 यूनिट, 6500 और कहाँ था, यहाँ था। तो देखो बच्चों, ये और ये
ये बोला कि एक्चुअल लेबर आवर काम हुए हैं 6500, और यहाँ बोल रहा है यूनिट भी कितनी प्रोड्यूस हुई है, 6500 यूनिट। यानी 1 घंटे में 1 यूनिट बन रही है, क्या हम ये कह सकते हैं? सर क्या बात कर रहे हैं आप, ये कैसे कह सकते हैं, आपको कैसे मालूम सर? बच्चों ये देखो, एक्चुअल लेबर आवर फॉर करेंट पीरियड आर 6500 आवर। सर उसने 6500 ही घंटे काम किए हैं लेबर ने, पूरे लेबर आवर मिला के 6500 घंटे काम हुए हैं। और टोटल यूनिट प्रोड्यूस भी कितना हुआ है, सब ले देके आपका यूनिट जो बना है वो 6500 यूनिट ही बना है, 6500 यूनिट। तो हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिट पर, मतलब एक आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट बनता है, एक लेबर आवर में, एक लेबर आवर में 1 यूनिट बनता है। ठीक है सर, ये चीज हमारा समझ गया। तो सर अगर हमें ये भी पता चल गया, यानी एक लेबर आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि हमारा, क्या हम ये जान सकते हैं कि 10,000 लेबर आवर यानी कि 10,000 यूनिट मैक्सिमम, 7500 लेबर आवर यानी 7500 यूनिट, 6500 लेबर आवर यानी 6500 यूनिट। सर ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर ये आप क्यों कर रहे हैं? बच्चों आपको फिक्स ओवरहेड का रिकवरी रेट कैसे निकालोगे? फिक्स ओवरहेड का रिकवरी रेट क्या होता है? फॉर्मूला फिक्स ओवरहेड, अगर आपको रिकवरी रेट निकालना है या पर यूनिट निकालना है, सर आप क्या करते हो, आप टोटल लेते हो, टोटल फिक्स ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल, सर एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल, नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। तो सर 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 हमारा फिक्स ओवरहेड कितना है सर? सर फिक्स ओवरहेड बोला हुआ 1500। तो सर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? सर एक्चुअल प्रोडक्शन है 6500। लेबर आवर कह लो या यूनिट कह लो, और 7500 लेबर आवर या यूनिट, कुछ भी कह सकते हो आप। तो सर दोनों में से हायर कौन सा है? सर ये है। सर दोनों में से हायर आपको लेना है 7500, यानी 1500 में कितने का डिवाइड होगा? 7500 से, 1500 डिवाइडेड बाय 7500। तो सर 0.2 पर यूनिट का खर्चा आया है, या पर लेबर आवर आप कह सकते हो। ठीक है सर। सर वेरिएबल ओवरहेड हमारा निकल सकता है क्या? सर वेरिएबल ओवरहेड निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 2600। सर अगर मुझे वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकालना है तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 2600। और यूनिट बनी कितनी है? यूनिट कितनी बनी है? यूनिट कितनी बनी है? यूनिट कितनी बनी है सर? यूनिट हमारी बनी है, क्या बात कर रहे हो सर? सर यहाँ पे लिखा था ना आपकी यूनिट कितनी बनी है, एक्चुअल लेबर आवर्स, हाँ ये, नहीं नहीं यार, ओ हाँ यूनिट 6500 यूनिट। तो सर ये डिवाइड कर लें हम 6500 यूनिट से, सर ये रुपीस है, तो सर 2600 डिवाइड बाई 6500, सर 0.4 पर यूनिट, 0.4 पर यूनिट, ये भी हो गया। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है? द यूनिट सोल्ड इन अ ईयर 6700 यूनिट। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज असाइंड बाय फीफो कॉस्ट फार्मूला। ठीक है, डिटरमाइन द ओवरहेड कॉस्ट टू बी एलोकेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी कि आपको बताना है कि ओवरहेड कॉस्ट कितना क्लोजिंग स्टॉक पे जाएगा और कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे जाएगा। तो देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अगर मैं जानना चाहूँ कि हमारी क्लोजिंग स्टॉक यूनिट कितनी, क्या पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है सर। आपको ओपनिंग दिया है, प्रोड्यूस दिया है, सेल दिया है, आप माइनस कर लो तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। सर क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है सर, हमें बता दो ना सर आप। सर क्लोजिंग स्टॉक जो निकलता है वो ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस माइनस सेल। सर ओपनिंग कितना है सर? सर ओपनिंग है हमारा 2500, प्रोड्यूस है 6500, और ये है 6700। तो सर हमारी कितनी हो गई सर? 2500 प्लस 6500 माइनस 6700। सर ये हमारी आ गई क्लोजिंग यूनिट 2300। तो सर ठीक है, ये हमारी 2300 ये क्लोजिंग यूनिट आ गई। ठीक है सर। सर हमारा ओवरहेड पर यूनिट आ सकता है सर, ओवरहेड पर यूनिट ये भी आ सकता है सर, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट प्लस फिक्स ओवरहेड पर यूनिट। सर वेरिएबल ओवरहेड कितना आया सर? 0.40 आया सर, फिक्स ओवरहेड 0.2 आया, तो सर ये हो गया आपका 0.6। तो बस अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन पूछूं, क्लोजिंग स्टॉक ओवरहेड ऑन क्लोजिंग स्टॉक, तो सर 2300 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 0.6 कर लेते हैं। तो सर मल्टीप्लाई बाई 2300 0.6, सर आपका आ गया 1380। ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक पे कितना हमारा ओवरहेड चार्ज होगा।
सही जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसमें पूछा क्या था, इसमें पूछा था सर, इसमें ये पूछा था कि आप बताओ ओवरहेड कॉस्ट कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे जाएगा और कितना क्लोजिंग स्टॉक पे जाएगा। तो अगर मुझे ओवरहेड कॉस्ट निकालना है तो सबसे पहले हम पर यूनिट निकालते हैं। पर यूनिट निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा, हमें देखना पड़ा कि कितनी यूनिट बनी है। तो यहाँ पे इसने बोला कि हमारी यूनिट प्रोड्यूस हुई है 6500 आवर, 6500 यूनिट। और हमारी एक्चुअल लेबर आवर भी कितनी है 6500, तो हमारा एक आवर इक्वल टू एक यूनिट हो गया। ठीक है। तो हमारी वेरिएबल ओवरहेड दी हुई थी 2600, और ये डिवाइड होती है किससे, आपकी यूनिट प्रोड्यूस से। तो 2600 को हमने डिवाइड कर लिया 6500 यूनिट से, तो हमारा ये आ गया वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 0.4। सर फिक्स ओवरहेड कैसे निकलता है पर यूनिट, ये टोटल फिक्स ओवरहेड लेते हैं डिवाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन। सर टोटल फिक्स ओवरहेड था हमारा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था सर, टोटल फिक्स ओवरहेड कितना था, ये हमारा 1500 था। ये 1500 हमने ले लिया। और ये 6500 हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है, और नॉर्मल प्रोडक्शन है हमारा 7500। सर आप जो है ये आप लिए फुल कैपेसिटी क्यों नहीं लिए बच्चों, हमें फुल कैपेसिटी से मतलब नहीं है, हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन और जो नॉर्मल प्रोडक्शन होता है उसी से हमें कंपैरिजन करना होता है। फिक्स जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है ये बहुत रेयर केस में ही अचीव होती है, इसलिए उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। अगर आपने कभी आर्टिकलशिप में अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई होगी तो आपने देखा होगा कि जो हमारी प्रोजेक्ट होती है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हम लोग 90-95 तक ही जाते हैं, 100 तक तो सातवें आठवें साल में जाते हैं या नहीं जाते हैं। ठीक है। तो हमने इस पे भी पर यूनिट निकाल दिया, 0.4 आ गया और ये 0.2 आ गया सर, हमारा क्लियर। टोटल पर यूनिट ओवरहेड खर्चा 0.6 आ गया, और 2300 हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है सर, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्या आ जाएगा, अरे ये तो एकदम ही सिंपल है बच्चों, टोटल ओवरहेड कितना था हमारा, सर टोटल ओवरहेड माइनस ओवरहेड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। सर टोटल ओवरहेड कितना था हमारा सर, सर हमारा था 1500, ये 2600, ये कितना हो गया सर, सर आपका 1500 प्लस 2600 माइनस उस पे कितना गया 1380, माइनस कर लेते हैं सर। सर आपका 1500 प्लस 2600, इसमें से माइनस कर ले 1380, तो सर ये आपका 2720 आ गया सर। देखो कहाँ गया, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पे 1380 और बाकी 2720 को एक्सपेंस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे 2720, 2720 और 1380, 2720 और 1380। सिंपल था बच्चों, ऐसा कुछ करना नहीं है। आपको अगर थोड़ा अच्छे से कराना है तो मैं बोलूँ तो करा दूं, वैसे आंसर तो दिया ही हुआ है। ठीक है, बोलो तो करा दूं क्या, आओ करा देता हूँ। आ जाओ आ जाओ।
आपको समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, वही जो अभी मैंने यहाँ पे क्या निकाला है सर, यहाँ पे हम लोग को निकालना है क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट जो मैंने आपको कराई है। ओपनिंग परचेज माइनस सेल, तो 2300 यूनिट आ गई। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, टोटल वेरिएबल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब जो आपकी एक्चुअल यूनिट है तो 2600 डिवाइड बाई 6500, तो ये आपका आ गया 0.4। ठीक है, अभी मैं लिखने को दूंगा, आप समझ लो पहले। और फिर कैलकुलेशन ऑफ फिक्स ओवरहेड रिकवरी रेट या पर यूनिट, तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड या फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय एक्चुअल, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन विच वन इज हायर। तो सर यहाँ पे अपने 1500, 6500, 7500 दोनों में से जो हायर हमने वो ले लिया सर, तो 0.2 आ गया। और ये आपको ये जो यूनिट यूनिट लिखा हुआ है, ये आपका कैसे आया है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 1 यूनिट टेक 1 लेबर आवर। We can see in question that actual labor hour is 6500 labor hour and actual unit produces 6500 unit. Unit per labor hour, total actual labor hour, total actual unit. तो सर ये आपका आ जाएगा 1 लेबर आवर पर यूनिट, यानी 1 यूनिट लेबर आवर, 1 यूनिट पर लेबर आवर। ये मैंने आपको इसलिए करा दिया ताकि जो है आप कंफ्यूज ना हो। फिर उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, अगर आपको करना है तो मैं आपको बता दूं कि सर ओवरहेड टू बी टू बी चार्ज टू क्लोजिंग स्टॉक। तो सर कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक यूनिट मल्टीप्लाई बाय ओवरहेड पर यूनिट। सर कितना था क्लोजिंग स्टॉक यूनिट? सर मिलेगा 2300 यूनिट, मल्टीप्लाई बाय सर 0.2 भी है प्लस 0.4 भी है, ठीक है सर। तो 2300 मल्टीप्लाई बाई 0.6, तो सर ये कितना आया था, कुछ 80 80 आया था सर। सर ये आया था आपका 1380। सर ओवरहेड टू बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो सर टोटल ओवरहेड माइनस ओवरहेड चार्ज ऑन क्लोजिंग स्टॉक। तो सर ये कितना हो गया, टोटल ओवरहेड कितना था सर? सर टोटल ओवरहेड आपका 1500 और 2600। तो सर 1500 प्लस 2600 माइनस 1380, सर ये कितना आ गया था अपना? 2720। ठीक है बच्चों, इसको आपको लिखना है तो आप लिख लो। ठीक है, आप इसको यहाँ पे पॉज करके लिख सकते हो बच्चों। पहले आप ये लिख लो, फिर उधर का मैं लिखवाता हूँ। पॉज करो और लिख लो। पॉज किया, लिख लिया, गुड। पॉज किया, लिख लिया, गुड। ठीक है, इसको भी पॉज करो और लिख लो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया सर। सर आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करा दे रहे हैं बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा ना बच्चों, मैं क्या करूंगा? अब आ जाओ। अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, वो आईसीआई ने नए डाले हैं। ठीक है, तो मैं कहा ये भी कर लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन का साइज देख रहे हो आप? क्वेश्चन का साइज देखो, और एकदम पानी है क्वेश्चन, मतलब एकदम फालतू क्वेश्चन है। मैं इसको देख रहा हूँ, मेरा मुझे लग रहा है हो गया, अभी क्या जरूरत है इसको कराने की? मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि इसको कराना चाहिए। मेरे बच्चे कुछ बच्चे तो इसको तो एकदम, ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है, क्वेश्चन 17, यहाँ से पूरा एक पेज ले लिया है इसने। 1.5 पन्ने का ये क्वेश्चन है, 1.5, और कुछ भी नहीं है बच्चों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। वीडियो चल रही है, सब कुछ ठीक है। मैं इससे इतना डरा हूं ना कि आप सोच भी नहीं सकते मैं कितना डरा हूं इससे। नो 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 नो, आई डोंट वांट टू प्ले दिस। अरे, नो 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 भाई, आई वांट टू, नो। मैं ये क्या करने जा रहा था? देखो इसीलिए मैं ना ज्यादा कुछ नहीं छूता यार, हटाओ। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाओ हम लोग कर लेते हैं। ये नए क्वेश्चन उसने डाले हुए हैं आईसीआई ने अपने, तो आ जाओ देख लेते हैं इसको भी। देखो क्या लिखा है। सर ए लिमिटेड बिगिन ऑपरेशन इन ईयर 1 2
ठीक है, उसने काम शुरू किया है 2001-2 में। इन 1-2 इट इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग द रॉ मटेरियल फॉर इट्स प्रोडक्ट। अच्छा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सर रॉ मटेरियल तो लगेंगे ही, फिर रॉ मटेरियल से हम उसको, सॉरी, फिनिश गुड बनाने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो करेंगे। तो इसने परचेस करने के लिए ये खर्चे किए हैं। क्या कहा सर? परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, क्या ये सर जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में? सर बिल्कुल जाएगा, उसको पैसा दिया है हमने, जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी, सर इंपोर्ट ड्यूटी जाएगा सर, तभी जाएगा जब ड्यूटी क्रेडिट नहीं मिलेगी। एंड अदर नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, सर नॉन रिफंडेबल बोल दिया सर। सर यहाँ पे नॉन रिफंडेबल बोल दिया। सर नॉन रिफंडेबल का क्या मतलब होता है कि सर हमने दे तो दिया लेकिन हमें इसका रिफंड नहीं मिलेगा, तो क्या ये कॉस्ट में जाएगा सर? बिल्कुल जाएगा सर, बिल्कुल 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 प्लस होगा सर, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। सर आगे, रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या बोल दिया? रिफंडेबल। रिफंडेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? रिफंडेबल का मतलब जो है खतरा होता है। रिफंडेबल मतलब आपने दिया एक हाथ से, आपको कहीं ना कहीं एक हाथ, अरे ये क्या हो गया? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। रिफंडेबल हो गया सर, यानी ये जो है आपका नहीं जाएगा, क्योंकि आपने ये दिया है, आपको इसकी क्रेडिट मिल जाएगी। तो सर ये हमारी कॉस्ट में नहीं जाएगी। क्या ये टोटल में नहीं, ये पॉइंट वाइज करके दिया हुआ है, तो हमें बारीकी से सब जोड़ना है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है सर, फिर आगे बोल रहा है सर, फिर आगे क्या बोल रहा है कि फ्रेट कॉस्ट फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम द सप्लायर टू द फैक्ट्री शोरूम, सॉरी स्टोर रूम, फैक्ट्री के स्टोर रूम में लाने तक का जो भाड़ा होता है, जो फ्रेट होता है, हमने वो दिया है फॉर रॉ मटेरियल के 3,000। तो सर उसको लाने का कुछ तो खर्च होगा ना सर, ऐसे अपने ऊपर लाद के तो नहीं लेके आएंगे सर हम लोग, तो वो खर्च होता है। तो सर क्या वो जुड़ेगा? सर बिल्कुल जुड़ेगा सर, क्योंकि ये पूरा इनबॉर्ड के खर्चा है। मतलब उसको प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन पे लाने तक का जितने भी खर्च होंगे सर, हम उसको प्लस करेंगे ना सर। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग द मटेरियल इनटू द स्टोर रूम फॉर रॉ मटेरियल। सर 20 रुपए हमें लग गए, उसको किसी हमने मजदूर को पकड़ा होगा, बोला होगा, बहुत जिल्लत की बात है, 20 रुपए आपने दिए, कम से कम 200 तो दे देते यार, 2,000 नहीं तो 200 दे देते। सर हमारे गाड़ी से हमने मंगाया था, उस गाड़ी से हमने जो है उसको उतरवाने का भी खर्चा दिया है। तो सर बिल्कुल जाएगा सर, लोडिंग अनलोडिंग दोनों जाता है सर, ये भी हमारा कॉस्ट में जुड़ जाएगा सर। सर पैकेजिंग का खर्चा है 2,000। देखो पैकेजिंग का खर्चा हमारा ये सेल से रिलेटेड नहीं है, ये सब केवल ये पूरी परचेजिंग से रिलेटेड है। कुछ आपकी ऐसी मटेरियल होगी जिसको पैक करवाना नेसेसरी था उसको मंगाने के लिए। जैसे आपने बहुत सारी इंडस्ट्री में ऐसा देखा होगा, जैसे आपको मैं एक बात बताऊं, जब हम लोग आपको ये बुक्स डिलीवर करते हैं वो पूरी पैक करा के देते हैं, तो वो हम अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट में उसको लेते हैं बच्चों, जाएगा ही जाएगा वो। तो वो पैकेजिंग कराना उसके लिए ज़रूरी था। मतलब आप अगर उसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में अपने लोगे तो लोगे सर। ठीक है, तो पैकेजिंग का खर्चा बिल्कुल जाएगा सर, क्योंकि ये माल को मंगाने से रिलेटेड है। ठीक है, तो माल को मंगाने का पूरा खर्चा कितना हो गया सर? मतलब मैं अगर इसको जोड़ूं सर, 30,000 प्लस 8,000, 38,000 हो गया सर। 1,000 नहीं जाएगा, सर 3,000 रुपये जाएगा सर, हाँ बिल्कुल जाएगा सर। सर 20 रुपीज़ सर बिल्कुल जाएगा सर। सर 2,000 बिल्कुल जाएगा सर। ये पूरा, यानी कि परचेस करने के लिए हमने उसको कितना पैसा दिया, यानी यहाँ से लेके सर यहाँ तक आपने उसको पैसा दिया है कितना? 43,020। और ये पूरा खर्चा किससे रिलेटेड है? परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। मतलब उससे आपने जो माल खरीदा है उससे आपको इतना खर्च हुआ है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि सर 31 मार्च 2002 को, 31 मार्च 2002 को ए लिमिटेड रिसीव 530 रुपीज 530। सर ये क्या है? रुपीज है सर, अगर आपको रुपीज लिखा है तो ठीक है, नहीं तो रुपीज है सर। 530 वॉल्यूम रिबेट फ्रॉम अ सप्लायर फॉर परचेजिंग मोर देन 15,000 फ्रॉम द सप्लायर ड्यूरिंग द ईयर। ओ माय गॉड, ये बोल दिया कि ये जो इसने यूनिट खरीदे हैं सर, इसको 530 का इसको वॉल्यूम रिबेट भी मिला है। यानी ये क्या कहना चाह रहा है? ये चीख चीख के कह रहा है, ये चीख चीख के कह रहा है कि सर ये ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बोल रहा है। सर ये ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बोल रहा है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है सर? सर कॉस्ट में जाता है सर? नहीं जाता है। क्या बात कर रहे हो यार, मैंने कितनी बार बताया सर, कॉस्ट में जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा इससे। यानी ये यहाँ पे 530 इससे माइनस हो जाएगा, हमने ये पैसा उसको नहीं दिया है तो हम इसमें 530 माइनस कर लेंगे सर। 42,490 हमने उसको नेट दिया हुआ है सर। सर आप क्या बात कर रहे हैं सर? अरे ये वॉल्यूम, मतलब उसने बोला होगा कि आप 15,000 से ज्यादा यूनिट खरीदो, मैं आपको 530 का डिस्काउंट दे दूंगा। मैं कहता हूँ ठीक है सर, ले लेता हूँ, उसको डिस्काउंट मिला है तो 530 माइनस हो गया। अब क्या हुआ सर? अब बोल रहा है सर, सर
अब बोल रहा है कि ए लिमिटेड इनकर द फॉलोइंग एडिशनल कॉस्ट इन द प्रोडक्शन रन, मतलब अब वो उसको बना रहा है, रॉ मटेरियल है, उसको फिनिश गुड बनाने में उसको फैक्ट्री में खर्च करना पड़ेगा ना। तो उसने क्या क्या खर्च किया है? तो सर सैलरी ऑफ द मशीन वर्कर, इसने सैलरी दिया है फैक्ट्री का। तो कर सर क्या ये हमारे स्टॉक में जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर। ये मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या क्या जाता है। डायरेक्ट ओवरहेड, मतलब आपका वेरिएबल ओवर, डायरेक्ट लेबर जाता था, और कुछ ओवरहेड के खर्चे थे जो इसमें वेरिएबल ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड जाता था, और कुछ अदर कॉस्ट जो कि नेसेसरी होता है उसको कॉस्ट करने के लिए, तो वो सब जाएगा। तो सर ये फैक्ट्री का खर्चा है, लेबर है, तो सर क्या ये जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर। सर ये प्लस होगा सर, बिल्कुल प्लस होगा सर। सर फैक्ट्री सुपरविजन के लिए किसी को रखे हैं, जाएगा सर, बिल्कुल सर। फैक्ट्री का अगर कोई खर्च है तो वो हम उसको लेंगे सर। फिर आपका क्या है सर? डेप्रिसिएशन फॉर ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट यूज फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, आपने कोई फैक्ट्री बिल्डिंग या कोई इक्विपमेंट यूज किया है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो सर बिल्कुल आपकी वो डेप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर मशीन की जाएगी ना, क्योंकि उतनी आप उस पर यूज कर रहे हो, तो सर बिल्कुल जाएगा सर। 100, 600 ये जाएगा सर। कंज्यूमेबल यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस 200, इस कुछ आपको कुछ ऐसी आइटम चाहिए थी जो उसको उसमें कंज्यूम कर लेनी थी। कंज्यूमेबल याद है ना, मैंने आपको बताया इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो सर ये भी जाएगी सर, बिल्कुल जाएगी। तो सर क्या ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होगा? देखो बच्चों, ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में नहीं जाके ये इसका ये अलग ही एक कॉस्ट जाएगा, क्योंकि ये आपका ये कोई ओवरहेड नहीं है, ये आपका कोई कंज्यूमेबल है जो उसमें यूज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका ये याद रखना, ये अलग से हम इसकी एंट्री मारेंगे या इसको अलग से दिखाएंगे, ये इन सब से अलग खर्चा है। फिर आगे क्या बोल रहा है? डेप्रिसिएशन ऑफ द व्हीकल यूज टू ट्रांसपोर्ट द गुड फ्रॉम द स्टोर रूम फॉर रॉ मटेरियल टू मशीन फ्लोर। मतलब कि कोई व्हीकल है, ऐसे तो बहुत सारी लॉरियां आती हैं, छोटी छोटी भी आती हैं, कुछ वो यूज करता है जो स्टोर रूम से मशीन फ्लोर तक लेके जा रहा है, तो सर उसकी भी आपकी डिप्रिसिएशन यूज होगी उसके लिए, तो सर बिल्कुल ये जाएगी सर। फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी है सर, जाएगी सर, बिल्कुल जाएगी सर। सर फैक्ट्री का रेंट है, जाएगा सर। सर फैक्ट्री का रेंट है, बिल्कुल सर, क्यों नहीं जाएगा सर? फैक्ट्री का तो बिल्कुल जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा। सर आगे लिखा है डेप्रिसिएशन ऑफ द एंटिटीज व्हीकल, कंपनी की अपनी कार है, यूज बाय द फैक्ट्री सुपरवाइजर, फैक्ट्री के सुपरवाइजर यूज कर रहा है उसको, तो सर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर वो पर्सनल पर्पज के लिए जा रहा है या किसी को घुमाने उमाने जा रहा है तो नहीं जाएगा सर। जाते ही है सब, ऐसे दिखाते नहीं है सब। ठीक है, तो सर ये जाएगा हमारा। ठीक है, फिर आगे, तो क्या मैं अभी सारे एक्सपेंस जोड़ लूं कि ये हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे तो कितने हुए सर? सर 5000 प्लस 3000 प्लस 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 600 प्लस 200 प्लस प्लस प्लस, अरे ये 200 नहीं लेना था ना, इसको तो अलग दिखाना है ना अपने को। ठीक है, 200 अलग दिखाएंगे सर। 400 ये जाएगा सर, जाएगा सर। 300 ये जाएगा, जाएगा सर। 1000 ये जाएगा, जाएगा सर। 200 सर। 10,500 सर। ये और ये पूरे कितने हो गए सर? सर हो गए ये 10,500, मतलब ये फैक्ट्री के ओवरहेड है। फिर आगे क्या बोल रहा है सर? सर आगे बोल रहा है एकदम पूरा कलरफुल बना दीजिए सर। ओके, ड्यूरिंग 1 2 ए लिमिटेड इनकर द फॉलोइंग एडमिन एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। सर क्या हमारा क्या हमारा क्या हमारा शोरूम के खर्चे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे जाएंगे, अकाउंटेंट की सैलरी जाएगी? नहीं सर, ये सब हमारे, सर हमारे ये सब दिखावटी वाली चीजें हैं, ये सब हमारी शोरूम के खर्चे हैं, ये सर हमारे सर कॉस्ट को इफेक्ट नहीं करते, ये सब हमारे पीनल में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, नो। डेप्रिसिएशन ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल यूज बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, नो। सैलरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल, नो सर, ये सारे खर्चे हमारे नहीं जाएंगे, ये सब हमारे खर्चे कहाँ जाएंगे? पीनल में जाएंगे सर। ठीक है, of the administrative expense 20% is attributable to the administrating the factory। ओ माय गॉड, इन सब के खर्चे जो हैं, यानी ये 500 प्लस 150 प्लस 3050 यानी 3050, सर ये 3700 में से बोल दिया कि 20% फैक्ट्री से रिलेट करता है। ओ माय गॉड, तो सर ये तो जाएगा सर। सर 740 तो हमारा ये तो सर प्लस होगा। बाकी बाकी सर 3700 में से 740 अगर आप घटा लो तो 2960 आपका कहाँ जाएगा सर? पीएनएल में जाएगा सर। सर आप क्या बात कर रहे हो? अरे भाई ये खुद ही बोल रहा है कि वो फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेटिंग कर रहे हैं वो, तो अगर फैक्ट्री का खर्च है तो वो तो जाएगा सर 740, बिल्कुल जाएगा सर। सर रिमेनिंग एक्सपेंस आर एट्रीब्यूटेबल
in equal proportion to the sales and other non प्रोडक्शन ऑपरेशन, फाइनेंसिंग, टैक्स, कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल फंक्शन। तो ठीक है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, वो कॉस्ट में नहीं जाएगा। 2960 हमारा कहाँ जाएगा सर? पीएनएल में जाएगा। बाकी सर ये हमारा 740 ये हमारा कॉस्ट में जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है? इन वन टू एलिमिनेट कर द फॉलोइंग सेलिंग एक्सपेंस। ओ माय गॉड, सेलिंग एक्सपेंस कहाँ जाएगा सर? पीएनएल में जाएगा सर। सर ये भी पीएनएल में जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट सर पीएनएल में, डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस यूज बाय द सेल्स स्टाफ सर पीएनएल में, सैलरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल पीएनएल में। सर ये सब पूरी हमारी खर्चे कहाँ जाएंगी सर? पीएनएल में। कितना हो गया सर? 6000। ओ माय गॉड रोमन रेन, सॉरी मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ यार। 6400 ये आपका पीएनएल में जाएगा। पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। देखो क्या पूछा है, केवल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के बारे में पूछ रहा है। तो सर कोई बात नहीं, अगर जनरल एंट्री आपको करनी है तो आ जाओ बच्चों, मैं करा देता हूँ। तो देखो सिंपल सा है जनरल एंट्री। तो देखो पहली एंट्री क्या होगी सर? इन्वेंट्री, ब्रैकेट में लिख लो रॉ मटेरियल डेबिट टू कैश। सर उसको हमने कितना पैसा दिया है? 42,490। तो ये तो पूरा आपको चला जाएगा 42,490, क्योंकि ये आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। क्वेश्चन में भी अलग अलग नहीं किया हुआ है, हाँ, क्योंकि ये तो आपने पूरा परचेस से रिलेटेड है। अगर आप कोई स्टॉक परचेस करते हो तो पूरा खर्चा आप एक बार में उसको जोड़ देते हो, तो सर वो पूरा कॉस्ट में चला जाएगा। अब ये जो सब हमारा पूरा खर्चा है सर, फैक्ट्री का खर्चा कहाँ है सर? यहाँ से है। ठीक है, सैलरी ऑफ द मशीन वर्कर, इसकी जनरल एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे करो आप। तो देखो जितनी आपने खर्च की है वो पूरा इन्वेंट्री में ही जुड़ेगा सर। इन्वेंट्री डेबिट टू, सर टू टू क्या क्या होगा सर? टू सैलरी जो आप दे रहे हो 5,000 रुपए, तो सर सैलरी को तो हम लोग दे रहे हैं टू कैश ही करेंगे सर 5,000 रुपए। और सर क्या दे रहे हो? सैलरी फैक्ट्री सुपरवाइजर का दे रहे हो, तो सर इसको भी आप जोड़ लो 3,000 रुपए। तो इसको मैं जोड़ के लिख दूं क्या? 5 और 3, या चलो अलग अलग लिख देता हूँ। मशीन वर्कर, यहाँ मैं लिख दूं मशीन वर्कर, ठीक है। फिर आपका टू कैश, और कौन है सर? फैक्ट्री सुपरवाइजर। फैक्ट्री सुपरवाइजर का कितना है सर? 3,000 रुपए है। सर डेप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन की एंट्री आप क्या करते हो? फिक्स एसेट्स डेबिट करते हो या क्रेडिट करते हो? सर क्रेडिट करते हैं। तो यानी यहाँ पे फिक्स एसेट्स कितना सर डेप्रिसिएशन उसका बन रहा है सर? 600। फिक्स एसेट्स कम करना है ना, तो वो तो जाएगा ही। सर कंज्यूमेबल, तो सर इसकी एक अलग एंट्री होगी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का पार्ट नहीं है। और सर डेप्रिसिएशन ऑफ द व्हीकल, तो सर ये भी आएगा फिक्स एसेट्स के नाम से। टू फिक्स एसेट्स कितना है सर? सर कितना है? 400। सर वो क्या था सर? वो आपका बिल्डिंग था, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। सर ये क्या है? आपका व्हीकल है, ठीक है। सर इलेक्ट्रिकल यूजेस फैक्ट्री का खर्चा है, बिल्कुल है, तो ये तो आपको कैश में ही पे करना होगा या बैंक से जैसे भी पे करते हो 300। सर ये कि फैक्ट्री का रेंट है, सर ये भी आप कैश में पे करते हो। सर ये आपका इलेक्ट्रिसिटी था। सर ये आपका रेंट था। सर 300 के अलावा कितना रेंट है? 1,000 रुपये रेंट है। सर डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल, ये सर जाएगा सर व्हीकल फिक्स एसेट्स। कितना है सर उसका? 200 है। तो सर ये हमने जोड़ा था 5,000, 3,000, 600, 400, 300, 1,000, 200। सर ये आपका आया 10,500। ये आपकी दूसरी एंट्री हो गई सर। सर एक तीसरी एंट्री भी आपको करनी है क्या? हाँ, कंज्यूमेबल की एंट्री करनी है सर। इन्वेंट्री डेबिट टू कंज्यूमेबल्स, सर कितना? सर 200 सर। सर इसकी एंट्री आप अलग क्यों कर रहे हो सर? बच्चों अलग आप जोड़ के भी कर सकते हो, उसी में आप यहाँ पे घुसा सकते थे, लेकिन मैंने कहा कि ये जो खर्चा है ये तो आपका खर्च हो गया, ये आपका डायरेक्ट मटेरियल का खर्च हो गया। ये जो खर्च हो गया ये आपका डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड प्लस अदर कॉस्ट, जिन इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया कंज्यूमेबल्स। सर हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है सर पूरी? सर अगर आपको इन्वेंट्री की वैल्यू देखनी है, सिंपल सा है सर, आप पूरा जोड़ दो। 42490 प्लस 10,500, 42490 प्लस 10,500 प्लस 200। सर हमारा 53,190 आ गया सर। 53,190। और जो देख लेते हैं सर क्या हमारा सही है सर? 53। ओ माय गॉड,
53930। और गलत हो गया मेरे से सर, कैसे गलत कर दिए आप? 42490 11,240 आ रहा है यार ये। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सर आप ये वाला एक्सपेंस आप जोड़ गए। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जिसमें 20% था, ये सर आपका 740, ये आपने भूल गया सर। ठीक है कोई बात नहीं बच्चों, आ जाओ इसको भी मैं ले लेता हूँ। इसका खर्च क्या क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का था 500, और डिप्रीशिएशन व्हीकल का था 150, और सैलरी का था। तो इसमें एक और एंट्री अगर मैं कर दूं यहाँ पे, मैं क्या एक और एंट्री कर सकता हूँ? सर बिल्कुल कर सकता हूँ। ये क्या हो गया? अच्छा कुछ नहीं, रुक जाओ, देखो 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 देखो, ये मेरे पास एक ऐसा सुविधा है बच्चों जो मैं इसको ऐसे नीचे कर सकता हूँ। कर दिया। अब इसको मैं इसको हटा सकता हूँ। इसमें एक और एंट्री में डाल दूँ, टू टू फिक्स एसेट्स। कितना? वो मैं डाल दे रहा हूँ एडमिन वाला। ठीक है कितना है सर? अ, सर 500 प्लस 150 है ना? तो 500 प्लस 150, इसका 20%, कितना हो जाएगा सर? 650 का 20%, ये हो गया 130। सर और भी सैलरी भी है, टू कैश एडमिन का। सर कितना है सर? एडमिन का कितना है? 3050, इसका भी 20%। 3050 का 20%, सर 610। सर 610। सर अब अगर जोड़ लो आप सर, ये कितना हो गया सर? सर आपका 10,500 ये आया ही था, इसमें आप 130 और जोड़ लो, 610 और जोड़ लो, तो सर ये आपका हो गया 11,240। 11,240। तो सर अब आपका कितना हो गया सर? इन्वेंट्री अगर मैं टोटल अगर जानूं तो सर कितना जान सकते हैं आप? सर 42490 प्लस 11,240 प्लस 200। सर अब तो आ ही जाएगा सर, 42490 प्लस 11,240 प्लस 200, 53930, इतना ही आ रहा था। हाँ 53930। सर आप सच सच बताओ, आप जानबूझ के नहीं लिए थे ना? अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा यार? नहीं सर, आपने जानबूझ के, आप दिखाने के लिए कि जो है, आप जो है, आप जो है सामने आपके क्वेश्चन नहीं है, नहीं आंसर नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता बच्चों। अगर मुझे रखना ही होता तो मैं रख लेता, और मैं कर ही लेता। मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसे बहुत सारे टीचर्स के नाम मालूम है जो अपने सामने नोट्स सॉल्यूशन रख के पूरी वीडियो शूट करते हैं या वीडियो डालते हैं। पता नहीं क्यों मुझे मजा ही नहीं आएगा यार, मुझे अ, एकदम, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देगी ऐसा करने से। सर ठीक है, बस बस, चलो आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, लेकिन मानो। ठीक है। अरे मैं तो बच्चों के बीच में पढ़ाता था ना, तो उसका तो अलग ही बात है। अभी फिर से फेस टू फेस का प्लानिंग चल रही है। देखो, जब ना फेस टू फेस की क्लासेस होने लगे, फिलहाल अभी तो सारा घर पे ही शिफ्ट हो गया, आपको भी मालूम है। स्टूडियो बना के आपको शूट करना है सारी चीजें, ये तो आपको मालूम ही होगा। ये सब जो पीछे हैं, ये सब ग्रीन स्क्रीन आपने देखा भी होगा कभी कभी जब मैं आ जाता हूँ, स्क्रीन चेंज होती है तो। चलो, हो गया। ठीक है सर। तो ये अपने क्वेश्चन हो गए। अब आ जाओ, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, वो भी कर लेते हैं सर। कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला है। हम्म ये वाला क्वेश्चन है सर, 20 नंबर। पढ़े? देख ले क्या, वीडियो शूट हो रही है अपनी? हाँ शूट हो रही है, देखो ये सब, पता नहीं क्या क्या तो है। ये सब है मतलब, मैं क्या ही बताऊँ, ऐप है।
देखो क्या लिखा है। ये लास्ट क्वेश्चन है। मतलब मैंने आरटीपी को भी नहीं छोड़ा है, स्टडी मैट को भी नहीं छोड़ा है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस मैनुअल जो होता था उसको भी नहीं छोड़ा है, हर जगह से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। मैं आपको अगर कहूँ तो आप दिखा दो, जो मैंने आपको दो क्वेश्चन अभी कराए हैं, ये देखो आईसीआई ने, देखो यहाँ पे कहाँ पे डाला हुआ है, देखो। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये देखो, ये जो क्वेश्चन था जो अभी हम लोगों ने किया है, ये तो हम लोग का पहले से था, अपने बुक में था ये। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये देख रहे हैं आप, यही क्वेश्चन जो है आईसीए ने नया डाला था, तो अपने लोगों ने कहा कि सर इसको जो है अपने बुक में ले लेते हैं। एक ये 4 क्वेश्चन था, और एक और क्वेश्चन था जो मैंने अपने बुक में लिया हुआ है। हाँ, ये वाला भी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये भी आपका उसमें बचा रह गया है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ गया, उसी के जस्ट बाद था। हाँ, ये क्वेश्चन आ जाओ, इसको भी करना है क्योंकि ये भी नया क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है। सर, बी लिमिटेड बी लिमिटेड हैज वैल्यूड इट्स स्टॉक held for distribution as free item on claim by customer at zero। अच्छा, ये कह रहा है कि इसने कोई स्टॉक रखा हुआ है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। अगर कस्टमर ने क्लेम किया, ऑफर ऑफर पे वो दे रहा है कि अगर कस्टमर ने क्लेम किया तो हम ये स्टॉक उनको दे देंगे, कोई कंडीशन होगा, और उसको वैल्यू कर रहा है जीरो पे। सर जीरो पे क्यों वैल्यू कर रहा है, देखते हैं। सर सैंपल के लिए अगर स्टॉक होता है तो सर उसकी तो वैल्यू तो हम रिकॉर्ड करते ही हैं, जब देते हैं तो लॉस रिकॉर्ड करते हैं, मतलब डोनेशन रिकॉर्ड करते हैं, कुछ ऐसा रिकॉर्ड करेंगे। जीरो पे रिकॉर्ड कर रहा है, देखते हैं क्या कर रहा है। द कस्टमर हैव अ राइट टू क्लेम द फ्री आइटम विद इन 14 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस। अच्छा, मतलब ऐसा कोई कंडीशन होगा कि वो 14 दिनों में वो क्लेम कर सकते हैं जिस दिन से उनको गुड्स उसने परचेज किया। इफ द टाइम लिमिट ऑफ 14 डे एक्सीड्स, अगर 14 दिन से ज्यादा गया, द क्लेम इज फॉरगोन बाय द कस्टमर। मतलब ये उनका जो क्लेम है वो धरा का धरा पड़ जाएगा, वो क्लेम नहीं कर सकता। द मेजॉरिटी ऑफ द फ्री आइटम रिक्वायर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन by the buyer for participation in the context conducted by the respective brand, which need to be done by the buyer within 3 days from the date of invoice। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि जो भी आपको ये प्रोसेस करना है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, और मेजॉरिटी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, हर ब्रांड का, जिसको 3 दिनों को भीतर में करना होता है। आउट ऑफ इट, few item under this category were found damaged, the replacement cost of such item would be 2,50,000। वो बोल रहा है कि इसमें से कुछ आइटम क्या है हमारा डैमेज है और उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना है, 2,50,000 है। ठीक है, डिटरमाइन वेदर द एंटिटी हैज टू बुक लॉस ऑफ इन्वेंट्री और प्रोवाइड फॉर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द गुड्स दैट नीड टू बी गिवन एज फ्री आइटम टू कस्टमर एज अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडियस। एक बात बताओ, ये जो आप फ्री आइटम दे रहे हो, आप तो ये कह रहे हो कि सर जो है 14 दिनों के भीतर आपको करना है, और दूसरा विद इन 3 डेज आपको क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना है। तो ये जो स्टॉक है इसकी तो आपको प्रोविजनिंग करनी चाहिए ना। जब आपने इंडियस आपने अभी, मैं अभी पढ़ाऊंगा इंडियस 37 आपको, प्रोविजन कंटीजेंट ऐसे कंटीजेंट लायबिलिटी, इसमें लिखा हुआ है, और आपने आपने एएस में भी पढ़ा होगा कि प्रोविजन तभी आप रिकॉर्ड करोगे जब आपका कोई वारंटी होता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है, ड्यू टू लॉ, ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव रीजन, जिसमें आता आता है वारंटी, गारंटी, हाँ, या कुछ आपके कांड की वजह से कुछ ऐसा हुआ। तो यहाँ पे जो आप ये कर रहे हो, तो यहाँ तो आपको प्रोविजन रिकॉर्ड करना चाहिए ना, कि आपको इतने आपने इस माल बेचे हैं उसमें से कुछ रेस हो सकती है जिसके लिए आपको प्रोविजन बनाना चाहिए, ना कि आपको उसको लॉस ऑफ इन्वेंट्री बुक करना चाहिए। समझ रहे हो, दिस इज नॉट योर इन्वेंट्री भैया, यहाँ पे इन्वेंट्री है ही नहीं है। ये तो आपको इसका जो है, ये आप क्या करोगे, ये आप तो प्रोविजन रिकॉर्ड करोगे ना इसका। देखो, देखो क्या लिखा है।
सर प्रोविजन हम लोग कब रिकॉर्ड करेंगे हमें मालूम नहीं बच्चों, जब मैं इंडिया 37 आपको पढ़ाऊंगा उसमें प्रोविजन के बारे में सब है, और आप पढ़ के भी आए हैं सर। रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ड्यू टू पास्ट इवेंट होना चाहिए, और आउटफ्लो होना चाहिए, और रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए। तो यहाँ सर 2,50,000 हमारा तो पहले दिया ही हुआ है कि भैया डैमेज हो गया है और इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 2,50,000। आपको कुछ ना कुछ जो है बेस्ट एस्टिमेट लगाना चाहिए कि आपकी कितनी प्रोविजनिंग हो सकती है, कितना आपका डिमांड आ सकता है। ये आपके पास एक्सपीरियंस आपको पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर उसको लॉस ऑफ इन्वेंट्री नहीं दिखा सकते हैं। देखो आंसर क्या लिखा है, इन डेज टू डील विद द राइट ऑफ इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, द स्टॉक ऑफ फ्री आइटम इज वैल्यूड एट जीरो बाय द कंपनी, द क्वेश्चन ऑफ लॉस ऑफ इन्वेंट्री 2.5 लाख डज नॉट अराइजेज एज अ क्लेम ऑफ फ्री स्टॉक, इज सब्जेक्ट टू अ वेरियस कंडीशन लाइक क्लेम विद इन 14 days, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विद इन 3 days, विच ऑल आर कंटीजेंट इन नेचर। ये सब होगा नहीं होगा, ये सब तय नहीं है, तो आप इसको लॉस नहीं दिखा सकते। प्रोविजन कब रिकॉर्ड करते हैं सर, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए लीगल या कंस्ट्रक्टिव एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, मतलब अपने पुराने कर्मों की वजह से, पुराने कर्म मतलब सेल किया है आपने। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आज के डेट में आपकी कोई लायबिलिटी होनी चाहिए, और वो चाहे लीगल हो कानूनी तरीके से, या कंस्ट्रक्टिव जैसे वारंटी वारंटी जो देते हो वो। इट इज प्रोबेबल दैट आउटफ्लो, मतलब कोई आउटफ्लो मतलब पैसा आपके पास से जाएंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, आपको ऑब्लिगेशन पूरा फुलफिल करना पड़ेगा। रिलायबल एस्टिमेट है अमाउंट का कि भैया आपको इतना पैसा देना है। अगर ये सारे कंडीशन मिल जाते हैं तो प्रोविजन रिकॉर्ड होंगे। ये सब जो आपका है सर, ये आपका एज पर इंडिया जब हम लोग 37 पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, हेयर provision is to be made for good to be distributed because sale took place in the reporting year and assume that registration of the conditions are received, whereby there is a high probability that customer can claim the free item within 14 days from the date of invoice। मतलब जो है कस्टमर इसको हाई प्रोबेबिलिटी है क्लेम कर सकते हैं। रिलायबल एस्टिमेट ऑफ क्लेम है 250,000 कैन बी मेड, प्रोविजन 2.5 लाख इज टू बी मेड इन द रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब प्रोविजन हमारा बनेगा। अगर क्लेम हमारा नहीं हुआ, वेर क्लेम हैड नॉट बीन मेड बाय कस्टमर, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन विल बी डन इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देखो हर साल हमें प्रोविजन की रिवैल्यूएशन करनी होती है कि उतनी प्रोविजनिंग हमारी वैलिड है या नहीं है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो सर यहाँ पे जो आप दे रहे हो ये हमारा इंडेक्स 2 का कॉन्सेप्ट ही इसमें नहीं बैठता, क्योंकि सर ये लॉस ऑफ इन्वेंट्री नहीं है, ये तो आपका जस्ट एज ए प्रोविजनिंग है। सर आप एक बात बताओ, सर आप एक बात बताओ, ये इसने स्टॉक रखा हुआ है उसके लिए उसमें से लॉस हुआ था, तो सर वो तो प्रोविजन का ही पार्ट था, उसका बेस प्रोविजन था, तो आगे की चीजें कैसे लॉस हो सकती है, तो वो तो सर प्रोविजन का ही पार्ट है। आप प्रोविजनिंग जो कर रहे हो आप उसका खर्चा इसीलिए तो डाल रहे हो ना कि आप उसको जो है कभी ना कभी आपको पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा उसको। तो ठीक है सर, ये प्रोविजन का पार्ट है। चलो आ जाओ, अब एक क्वेश्चन है, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको कराना है 20। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री एट अ कॉस्ट ऑफ अ कंपनी अमाउंटेड टू 9,56,700। ठीक है, किसी कंपनी में क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट पे है 9,56,700 है। द फॉलोइंग आइटम वर इंक्लूडेड इन कॉस्ट। अच्छा, वो बोल रहा है 350 शर्ट्स है विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 380 ईच एंड नॉर्मली सोल्ड फॉर 750 ईच। उसकी कॉस्ट है 380, नॉर्मली वो बिकती कितने पे है, 750 पे। ठीक है, owing to a defect in the manufacture they were all sold after the balance sheet date at 50% of their normal price। oh my god, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया जिससे वो 750 में नहीं बिक रही है, उस 50% कम पे बिक रही है, आधे दाम पे बिक रही है, और उसको बेचने में भी हमारी सेलिंग एक्सपेंस हो गई 5% ऑफ द प्रोसीड्स। 750 का नहीं, जितने में बिकेगी उसका 5% हमारा खर्च हो जाता है। यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर 750 का 50% कितना होता है सर, सर 750 का 50% सर होता है 375। तो सर 375 का 5% लग जाता है सर, हाँ सर 375 का 5%, तो सर ये कितना हो गया, -5%। 375 मल्टीप्लाई बाई 5%, तो सर 18.75। सर 356.25, सर इतना आ गया। सर आप ये क्यों माइनस कर रहे हैं बच्चों, फिनिश गुड का वैल्यूएशन कैसे होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। तो सर यहाँ पे तो मार्केट प्राइस 750 है, लेकिन बच्चों ये हमारा डिफेक्टिव आइटम है, तो डिफेक्टिव आइटम का जो नेट रिलाइजेबल वैल्यू है हम वो निकालेंगे एनआरवी। तो यहाँ पे 750 में से 50% माइनस हो जाएगा। अब हमें कंपेयर करना है 380 और 356 पे, इसकी कॉस्ट थी 380। ये जो हमारा 9,56,700 आया है, ये कैसे आया है, देखो यहाँ बोला है कि ये सारे आइटम किस पे रिकॉर्ड हो रहे हैं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो अगर ये कॉस्ट पे सब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बच्चों
हमारा ये कॉस्ट 380 पे लिया होगा, ये 350 की शर्ट, जबकि हमें कितने पे लेना है सर, हमें 356 पे लेना है सर। ठीक है सर। सर आप क्या बात कर रहे हैं सर, सर हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको सब बता देता हूँ। आगे देखो क्या लिखा है। सर 700 ट्राउजर विच हैड कॉस्ट ऑफ 520 ईच, ठीक है, these were टू फाउंड टू डिफेक्टिव, सेलिंग एक्सपेंस फॉर द बैच टोटल 38, टोटल लिखा है 3800, दे वर सोल्ड फॉर रुपीज 950 ईच। ओ माय गॉड। अब आप एक बात बताओ सर, सर इसकी कॉस्ट है 520, सर 950 से कंपेयर करें, सर 950 से कंपेयर करें, नहीं, देखो सेलिंग एक्सपेंस पूरा टोटल लिखा है 3800, ठीक है, तो यहाँ टोटल से अपने को कंपैरिजन करना पड़ेगा, मतलब 700 ट्राउजर है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस्ट से। सर कॉस्ट कितना होगा, 700 मल्टीप्लाई बाई 520, तो सर कॉस्ट इसका आ गया 700 मल्टीप्लाई बाई 520, इसका कॉस्ट आ गया 3,64,000। ठीक है। सर इसका एनआरवी कैसे निकालें, सर एनआरवी बिल्कुल सिंपल है सर, 700 ट्राउजर मल्टीप्लाई कितने से करना है सर, मल्टीप्लाई बाई 950, और इसमें से सेलिंग एक्सपेंस कितना माइनस कर देना है सर, 3800। 700 मल्टीप्लाई बाई 950, 700 मल्टीप्लाई बाई 950 माइनस 3800। सर ये हो गया, सर ये कितना हो गया सर, 6,61,200। सर क्या मैं सही कर रहा हूँ सर? सर 520 उसकी कॉस्ट थी, और सर वो डिफेक्टिव है, फिर भी वो जो है 900, देवर सोल्ड फॉर रुपीज 950 ईच। ओ माय गॉड, 950 ईच का, तो सर ये कितने पे वैल्यू होगा, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, तो सर यही 364 पे ही वैल्यू होगा, तो सर यानी वही सही है। हम्म। ठीक है, तो सर इसमें कोई भी आपको चेंजेस नहीं करनी है, आपको चेंजेस किस में करनी है, केवल और केवल इसमें चेंजेस करनी है, क्योंकि इसका वैल्यूशन हमारा सही है। यानी मैं कहूँ कि जो आपका 956,700 है, इसमें आपको माइनस करना है, कितना माइनस करना है सर, सर मैं आपको बता दूं, हाँ बता दो सर। सर 356, मतलब माइनस करो आप 350, 350 शर्ट्स जो कि आपने लिया हुआ है, 350 शर्ट्स आपने लिया हुआ है 380 से, ये इससे नहीं जाएगा, ये कैसे जाएगा सर, 350 शर्ट्स आपका जाना चाहिए मल्टीप्लाई बाई 356.25 से, 350 मल्टीप्लाई बाई 380, सर 1,33,000, माइनस हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा सर, 350 मल्टीप्लाई बाई 356.25, सर 12,46,87.50, तो सर ये आपका आ गया 956,700 माइनस 1,33,000 प्लस 12,46,87.5, तो सर ये आपका आ गया 9,48,387.5, सही है, 956। सर सही है सर। समझ में आया आपको? तो इसका आंसर मैं लिखवा दूं आपको, आ जाइए सर। व्हाट शुड द इन्वेंट्री वैल्यू आफ्टर कंसीडरिंग अबाउट, ठीक है, तो इन्वेंट्री की वैल्यू ये होनी चाहिए। अगर मैं इसका आंसर लिखूँ, आंसर 20, तो आज मैं आंसर लिखवा दे रहा हूँ।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। सर इसका कॉस्ट कितना है सर? सर इसका कॉस्ट था 380। 380 और सर एनआरवी कितना था सर? 356.25। तो सर अगर लोअर है तो सर हमारा कौन सा पे वैल्यू जाएगा सर? 356 पे जाएगा सर। ठीक है, ये हमारा हो गया। सर हमारा दूसरा .2। सर हमारा .2 पे भी आप करा दो सर। करा देता हूँ बच्चों, आ जाओ। तो .2 पे क्या था सर? 700 ट्राउजर थे, 520। 700 trousers cost 520 each. NRV for the same is calculated as follow. NRV कैसे निकलेगा सर? सर उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है सर? 950 मल्टीप्लाई बाई 700। 950 पर ट्राउजर मल्टीप्लाई बाई 700 ट्राउजर्स। ठीक है, माइनस 950 माइनस 3800। सर ये क्या है हमारा? ये है हमारा सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है सर। तो सर ये हमारा कितना आया था सर? सर 700 मल्टीप्लाई बाई 950। 700 मल्टीप्लाई बाई 950, सर ये आपका हो गया 66500। 66500 6,65,000 माइनस 3800। 661,200। टू सर ये टोटल एनआरबी। सर टोटल कॉस्ट भी निकाल लेते हैं सर। 700 मल्टीप्लाई बाई 520। सर 3,64,000। सर कॉस्ट 3,64,000। सर एनआरबी 661,200। सर लोअर कॉस्ट। कॉस्ट लोअर है तो सर कॉस्ट पे वैल्यू होगा। एज द लोअर इज कॉस्ट, नो नीड टू करेक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ 700 ट्राउजर्स। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री करेक्टली। सर अगर करेक्टली अगर कैलकुलेट किया जाए तो सर कैसे होगा सर? इन्वेंट्री एज पर क्वेश्चन कितना था सर? इन्वेंट्री एज पर क्वेश्चन, एज पर इंफॉर्मेशन कितना था? 9,56,700। 9,56,700। सर उसमें क्या गड़बड़ था सर? सर हमारा 350 शर्ट्स, कॉस्ट ऑफ 350 शर्ट्स इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री। कितना सर? 350 मल्टीप्लाई बाई कितना था सर? कितना इंक्लूड है सर? 350 मल्टीप्लाई बाई 380। तो सर कितना आया था सर? हमने ये किया था ऊपर
350 मल्टीप्लाई बाय 380 सर, ये हमने किया था 1,33,000। तो सर ये माइनस हो जाएगा हमारा। सर जुड़ेगा क्या? कॉस्ट ऑफ, सर एनआरवी, एनआरवी ऑफ 350 सर्च एज लोअर ऑफ कॉस्ट ऑन एनआरवी। ठीक है, तो ये कितना था सर? सर 350 मल्टीप्लाई बाय 356.25, 350 मल्टीप्लाई बाय 356.25। तो सर ये कितना आया था सर हमारा? सर कितना आया था? अभी तो आप सॉल्व कर ही लिए होते। सर 12, 46, 87, 50। सर 12, 46, 87, 50। सर ये कितना आ गया सर? 9,567,000 माइनस 133,000 प्लस 1246,87.5। सर ये आपका आ गया सर 948,387.5। बस सर। सर आपको अगर नोट करना है तो आओ आप नोट कर लो। मजेदार क्वेश्चन था ना आपका। यहाँ पे इंडियस टू पूरा कंप्लीट। पानी पी लूं मैं? पी लीजिए सर। कैसा लगा टॉपिक? बढ़िया था। देखो क्वेश्चन इजी आएंगे, क्वेश्चन कुछ टफ नहीं होता इंडियस में। बस कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप जरूर कर लोगे। ठीक है, और क्वेश्चन एक बार, कम से कम एटलीस्ट एक बार तो आप प्रैक्टिस किए रहो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आता है। और बेसिकली एनालिसिस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना आपका एनालिसिस अच्छा होगा बच्चों। सॉरी। नोट कर लो, होल्ड करो, नोट करो। इसको भी नोट कर लो। चलो, तो अपने सारे क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। एक क्वेश्चन आपके बुक में मैंने दिया होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका मैंने कराया हुआ है। इसका सॉल्यूशन भी आपका दिया हुआ है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एज इट इज मैंने सेम क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, तो आप बिल्कुल घबराना नहीं। ये वाला क्वेश्चन, इसका मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। तो ये आप जो है होमवर्क में ले लो। ठीक है, वो फीफो और वेटेड एवरेज वाला है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा चीज है। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे ही करना बताऊं तो आप ऐसे भी देख सकते हो। इसमें सीधा सा वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको देखो, यूनिट्स कितने थे आपके? 300 यूनिट थे आपके। यूनिट्स आपका टोटल, ये टोटल है। फी फॉर वेटेड एवरेज, ये आपका ओपनिंग है 100, 2.1 की रेट से। फिर आपने सेल किया 75। फिर आपने फिर परचेज किया 150, 2.8 की रेट से। फिर आपने सेल किया 100। फिर आपने फिर परचेज किया 50, 3 की रेट से। तो देखो, टोटल आपका 300 था, जिसमें से टोटल आपका टोटल आपका सर आपका 300 था, जिसमें से आपने 175 सेल कर दिया। तो आपका कितना बचा? तो 300 मल्टीप्लाई 175 कर लो। तो आपका बचा होगा सर कितना? सर आपका बचा है 125 ही आपका जो है क्लोजिंग बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं फीफो की बात कर रहा हूँ, अगर मैं फीफो की बात करूँ, तो ये 125 वाला कौन सा बचा होगा? तो सर देखो, जो पहले वाला स्टॉक होगा वो तो पहले ही निकल गया होगा। जो लास्ट में आपने खरीदा होगा वही आपका बचा होगा। यानी ये जो लास्ट में आपने खरीदा है, ये परचेज, ये 50 वाला स्टॉक एट द रेट 3 की रेट से बचा होगा। यानी ये सही है, 150 ये बचा होगा। सर इसमें से 125 में से तो 50 तो चलो ठीक है, तो बाकी आपका 75, 75 ही होगा ना? हाँ, बाकी 75 आपका किस में से होगा? सर इसमें से होगा बाकी 75। कितने की रेट से? सर 75 रेट होगा आपका 2.8 की रेट से। तो 75 और 2.8 की रेट से देखो कितना है। सर 75 2.8 की रेट से और 50 3 की रेट से। तो सर 75 2.8 की रेट से हो गया आपका, कितना बचा है सर? टू। सर ये आपका हो गया 210। सर ये आपका हो गया 150, दोनों को जोड़ लीजिए 360 आ गया।
समझ में आ रहा है कि नहीं? जो लास्ट की यूनिट होगी वही ना बची होगी आपकी। सर आपकी बिकी कितनी है? 175 यूनिट। तो जो आपकी बिकी होगी सर, वो कैसे बिकी होगी? जैसे अगर आपका ये 75 यूनिट गया है, तो ये कौन सा गया होगा सर? इसमें से गया होगा ना 100 यूनिट में से। 100 यूनिट में से 75 75 जो गया, जो 100 यूनिट था ये आपका 2.1 की रेट से था। तो ये 75 आपका इसी रेट से गया होगा, क्योंकि वही रेट का आपका स्टॉक है। तो देखो 75 जो आपका गया है सर, आई एम सॉरी, टोटल कितना है? टोटल आपका यूनिट गया है 175। तो पहले ये 100 यूनिट वाला गया होगा। ये तो टोटल करके ना, पहले ये 100 यूनिट गया होगा 2.1 की रेट से। तो देखो 100 यूनिट 2.1 की रेट से। फिर आपका इसमें से कितना गया होगा? इसमें से 75 यूनिट गया होगा। और 75 यूनिट बचा रह गया, तो 75 2.8 की रेट से। तो देखो ये हो गया 420, 360। समझ में आया? सर पहले वाला स्टॉक पहले जाएगा ना। क्लोजिंग लेना है नीचे से, और सेल्स लेना है तो ऊपर से रेट लेंगे। रेट लेना है बस अपने को। दूसरा सर, अगर मैं वेटेड एवरेज की बात करूँ, ये तो एकदम सिंपल है। बस आप टोटल कॉस्ट लो। आपका टोटल कॉस्ट कितना है? 780। 780 आपका टोटल कॉस्ट है, डिवाइड बाई टोटल यूनिट कितनी थी आपकी सर? टोटल यूनिट आपकी 300 थी, तो आप 300 से उसको डिवाइड कर लो। तो सर ये आपका आ जाएगा देखो 2.6। 2.6। तो अब बस आपकी क्लोजिंग स्टॉक कितनी थी? 125। तो 125 में आप 2.6 का मल्टीप्लाई कर लो, और 175 में आप 2.6 का मल्टीप्लाई कर लो। सेम सिंपल। बस यही क्वेश्चन बचा रह गया था, बाकी और कोई नहीं, सारे क्वेश्चन हमारे हो गए। तो चलो, इंडेक्स टू अपना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, इंडेक्स इंडेक्स 10। आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। याद है? इंडेक्स 4 पढ़ा होगा आपने। हम लोग ये भी अभी पढ़ेंगे इसको, ठीक है? तो चलो, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में।